आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं फ्री रेडिकल्स की। देखो, अगर हम बात करें फ्री रेडिकल्स की तो सबसे पहली बात तो ये समझना कि अगर हम बात करें जेई और नीट के सिलेबस की, तो जेई का एग्जाम हो चाहे वो फिर नीट का एग्जाम हो, दोनों ही एग्जाम्स में फ्री रेडिकल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले तो कई बार फ्री रेडिकल से सीधे सीधे हम लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और या फिर हम लोगों को क्या किया जाता है, फ्री रेडिकल जो है उससे रिलेटेड रिएक्शंस पूछ ली जाती हैं। तो हम लोग अभी इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। अभी हम लोग जस्ट टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं और हम लोगों के लिए कौन सा फ्री रेडिकल काम का है, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, अगर हम बात करें फ्री रेडिकल की, तो फ्री रेडिकल क्या है? बेसिकली ये एक ऐसी स्पीशीज है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास स्पीशीज जिसके पास क्या होगा, विच हैव एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कम से कम अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आपको दिखाई दे रहा है ना, तो मतलब वो आपका क्या है बच्चों, फ्री रेडिकल। ठीक है, एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आपको दिखाई दे रहा है तो वो आपका क्या है, फ्री रेडिकल। अब देखो, धीरे धीरे हम लोग और भी फ्री रेडिकल की बात करेंगे, हम लोग समझेंगे कि फ्री रेडिकल क्या होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो फ्री रेडिकल आपके पास आता है वो आता है कार्बन का फ्री रेडिकल। अब देखो, कार्बन का जो फ्री रेडिकल आता है हमारे पास, इसके बारे में हम थोड़ा सा एक दो चीजों को समझ लेते हैं। देखो, कार्बन जो है ये अगर आपके पास 3 बॉन्ड बनाता हुआ दिख रहा है, ठीक है, कैसी बॉन्ड बना रहा है? 3 बॉन्ड बेसिकली अगर ये बना रहा है, तो एक अगर एक प्लेन में, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, ठीक है, ये यहाँ पर एक प्लेनर टाइप, ट्राइगोनल प्लेनर टाइप स्ट्रक्चर यहाँ पर इसका कार्बन का अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो आपका ऑर्बिटल है, इधर एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एम्प्टी आपके पास एक इलेक्ट्रॉन आपके पास प्रेजेंट है, जो कि क्या है, पेयर्ड नहीं है, यानी कि ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो कैसा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका क्या है बच्चों, कार्बन फ्री रेडिकल। अब अगर मैं बात करूं कार्बन फ्री रेडिकल की, तो ये क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, क्योंकि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, ये स्टेबल नहीं होता। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, स्टेबिलिटी जो है कंपाउंड के अंदर वो कम होती है। और देखो यहाँ पर कार्बन जो है 3 तो बॉन्ड बना रहा है, यानी कि 3 दूनी 6, भाई एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, और एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड फॉर्म में, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर। तो यानी कि अगर हम ऑक्टेट की भी बात करें तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, भाई ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यानी कि हमारा कंपाउंड जो है वैसे भी स्टेबल नहीं है। ये क्या चाहेगा कि इसकी ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। अब ऑब्वियस सी बात है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, हाईली अनस्टेबल है, तो ये क्या होगा, हाईली रिएक्टिव भी होगा, हाईली रिएक्टिव। और क्योंकि देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है ना, वो कभी भी इवन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, तो बच्चे अगर अगर यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा क्या होने वाली है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होने वाली है। ठीक है, तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है ये। और ये बनता कैसे है, ये बनता है होमोलिटिक बॉन्ड फिजन से। अब ये होमोलिटिक बॉन्ड फिजन क्या होता है? जो होमोलिटिक, नाम से ही आपको पता लग रहा है कि होमोलिटिक का मतलब क्या होगा, होमो का मतलब होता है सेम, है ना, और लाइसिस का मतलब होता है टूटना, यानी कि जब यहाँ पर बॉन्ड टूटेगी, जैसे कि मान लो अगर मेरे पास यहाँ पर कार्बन था, दूसरा कार्बन था, ये आपस में क्या थे, बॉन्डेड थे। अब जब बॉन्ड टूटी तो इस कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और इस कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। ये आधा एरो में ये दिखाता है कि एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको कितने रेडिकल मिले, 2 रेडिकल मिले, 2CH3 डॉट। ठीक है, तो ये आपके क्या है, जो कार्बन फ्री रेडिकल यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, और बॉन्ड पेयर यहाँ पर कितने हैं, 3 प्रेजेंट है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी।
इसकी हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर है और एक भी लोन पेयर नहीं है, तो यानी कि हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो अब देखो एक स्टेबिलिटी ऑर्डर है फ्री रेडिकल्स का, वो ऑर्डर थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग में रखना होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा चीजें आप लोगों को याद करने की नहीं है, बस स्टेबिलिटी ऑर्डर है थोड़ा सा जो आप लोगों के दिमाग में रखना होता है। अगर एक कार्बन फ्री रेडिकल, इसके साथ 3 बेंजीन रिंग अटैच है, ठीक है, यानी कि PH3 और कार्बन फ्री रेडिकल, तो ये सबसे ज्यादा, इससे कम स्टेबल अगर 2 फिनाइल रिंग अटैच है कार्बन फ्री रेडिकल के साथ। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर स्टेबिलिटी आ रही है। ठीक है, स्टेबिलिटी का रीजन यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस। फिर अगर हम बात करें और, तो अगर एक फिनाइल रिंग है तो और कम स्टेबिलिटी होगी। फिर अगर यहाँ पर इस तरीके से रेजोनेंस हो रहा है डबल बॉन्ड के साथ, तो क्या होगा, फिनाइल रिंग से कम स्टेबिलिटी होगी लेकिन स्टेबिलिटी होगी। फिर और कम स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो टर्शरी रेडिकल, यहाँ पर देखो कि कार्बन जो है वो 3 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, टर्शरी फ्री रेडिकल। इससे कम में अगर हम बात करें तो CH3 ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल। फिर अगर हम बात करें तो CH2 CH3, फिर अगर हम बात करें तो इससे नीचे CH3 रेडिकल। ठीक है, और उससे कम स्टेबिलिटी होगी CH डबल बॉन्ड CH2 रेडिकल। ये यहाँ पर देखो रेडिकल जो है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी है। अब सोचो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज थी, इलेक्ट्रॉन की कमी थी, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गई, तो क्या होगा उस वाली सिचुएशन में, बेटा अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गई है तो यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी तो बढ़ जाएगी ना, और अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी बढ़ रही है इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि स्टेबिलिटी जो है वो क्या होने लगेगी, घटने लगेगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप देखोगे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पर जो फ्री रेडिकल बन रहा है इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा कम आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक पर्टिकुलरली क्लियर हो गया होगा कि हम फ्री रेडिकल क्या होता है बेसिक्स। ठीक है, कि वो स्पीशीज जिसके पास आपको एक अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, जैसे कि हमने बात करी कार्बन फ्री रेडिकल की, और भी हम फ्री रेडिकल्स की बात करने वाले हैं क्योंकि और भी फ्री रेडिकल्स हैं जिन्हें हम अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट मानते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम और फ्री रेडिकल्स को। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं क्लोरीन की, तो क्लोरीन जो है ये भी क्या करता है, क्लोरीन की बॉन्ड भी टूट जाती है। किस तरीके से, अगर मैं यहाँ पर लाइट की प्रेजेंस ले लूं, किसकी प्रेजेंस में, नॉर्मली नहीं टूटती भाई, लाइट की प्रेजेंस मैंने ले ली H²। ठीक है, तो यहाँ पर लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, ये जो बॉन्ड है ये टूट जाती है, और कैसे टूटती है, बराबर बराबर टूटती है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ये अपना ले जाता है और एक इलेक्ट्रॉन ये अपना ले जाता है। बेटा अगर एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने लिया तो यानी कि अब देखो क्लोरीन के पास क्या था, पहले 6 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से, यानी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे थे, लेकिन अब वापस इसके पास क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास वापस आ गया तो बाहर 7 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि क्लोरीन पे अब क्या है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अब ये क्या है, क्लोरीन फ्री रेडिकल। इसी तरीके से आप और भी केस देख सकते हो, जैसे कि परऑक्साइड का एक केस होता है, ये R ग्रुप क्या हो सकता है, कोई भी कार्बन कंटेनिंग ग्रुप हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हाइड्रोजन ग्रुप भी हो सकता है, यहाँ पर R जो है वो क्या हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, कोई भी कार्बन कंटेनिंग ग्रुप हो सकता है। इस तरह के ग्रुप्स यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, है ना, इस तरीके से यहाँ पर ग्रुप्स जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ROOR, यहाँ पे अगेन वही H हमने डाला, तो ये बॉन्ड घूमी, कैसे घूमी भाई, ये बॉन्ड इधर घूमी और ये बॉन्ड इधर घूमी, यानी कि
अब यहाँ पर भी ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ है, ऑक्सीजन के पास अब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इधर है और ऑक्सीजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इधर है। ठीक है, अब क्योंकि ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले चुके हैं तो इसका मतलब ये वाली जो बॉन्ड है, ये वाली बॉन्ड क्या हो चुकी है, ये वाली बॉन्ड टूट चुकी है। ठीक है, तो यानी कि ये आर ओ डॉट ये अलग है और ये आर ओ डॉट ये अलग है। इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो कि बॉन्ड्स जो है वो टूट सकती हैं और हमें क्या मिल सकता है, रेडिकल मिल सकता है। किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में। देखो जब ये बॉन्ड्स लाइट की प्रेजेंस में टूटती हैं तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोलाइसिस। फोटो का मतलब क्या है, तो जो सेल्फी हम लोग लेते हैं ना, नहीं, फोटो का मतलब क्या है, लाइट से। ठीक है, फोटो का मतलब क्या है, लाइट। फिर अगर हम आगे बात करें तो हम लोग हीट से भी इन बॉन्ड्स को तोड़ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई एक कंपाउंड लिया CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मैंने भाई क्या किया, यहाँ पर हीट कर दिया इसको। जब मैं इसको हीट करूंगा तब भी ये बॉन्ड क्या होगी, टूट जाएगी। ये बॉन्ड इधर गई और ये बॉन्ड इधर गई, तो यानी कि कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया, इधर भी कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया। तो अब जो बना CH3 C डबल बॉन्ड O रेडिकल, ठीक है, 2 ऐसे बन गए। यहाँ पर कितने रेडिकल बन गए, 2 रेडिकल यहाँ पर बन गए। और भी तरीके हैं जिससे कि ये रिएक्शन हो सकती है ना। देखना ये जो रिएक्शन है ना वो आगे आप लोग और भी तरीके से पढ़ोगे। मेटल का यूज करके भी आप रिएक्शन को करवा सकते हो। पहले तो ये जो है हीट के प्रेजेंस में जो आपने करवाया इसको हम बोलते हैं क्या, थर्मोलाइसिस। इसे हम क्या बोलते हैं, थर्मोलाइसिस। फिर एक और तरीका है जिससे आप कर सकते हो इसे, बाय यूज ऑफ मेटल। मेटल का यूज करके भी आप क्या कर सकते हो, इसको करवा सकते हो। जैसे कि सोडियम प्लस एल्काइल हैलाइड। ठीक है, एल्काइल हैलाइड आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जो क्या है, कार्बन कंटेनिंग ग्रुप होता है। जैसे फॉर एग्जांपल CH3X और X क्या है, ये उधर नहीं जाना आप लोगों का ना। X क्या है, ये X है यहाँ पर ये हेलोजन। ठीक है, कहाँ कहाँ पहुंच जाता है, X है हमारा हेलोजन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है, सोडियम प्लस में RX हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो कैसे यहाँ पे होता है, सोडियम प्लस RX। आप जानते हो कि सोडियम के पास ना बाहर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसे कौन ले लेता है, इसे ले लेता है हमारा R ग्रुप। तो R जब इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है R डॉट। और ये जो X है, अब ये क्या करता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके इधर में बाहर हो गया। और ये अगर इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेके यहाँ से बाहर हो चुका है तो अब ये क्या बना लेगा, इधर में सोडियम के साथ ये कंबाइन करता है और NaX बना लेता है। क्योंकि सोडियम अब हो चुका है पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, और हेलोजन, क्योंकि इसने क्या किया, हेलोजन ने इलेक्ट्रॉन्स लिए, तो अब ये हेलोजन हो चुका है नेगेटिव का, तो ये दोनों आपस में क्या कर जाते हैं, कंबाइन कर जाते हैं और हमें क्या मिल जाता है, कार्बन का फ्री रेडिकल ऑब्टेन हो जाता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात ये भी समझना कि इस सोडियम को क्या पड़ी थी कि इसने जाके इस R को इलेक्ट्रॉन दिया। क्योंकि इसको ये पड़ी थी, इसने इलेक्ट्रॉन इसलिए दिया क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज दिखाई देगी। क्या दिखाई देगा कि भाई यहाँ पे ये जो R है और यहाँ पे ये जो X है, क्योंकि हेलोजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसीलिए इस पे चार्ज रहा होगा डेल्टा माइनस का, और R जो हमारा एल्काइल ग्रुप है इस पे चार्ज रहा होगा डेल्टा प्लस का। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या देखने को मिला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसकी तरफ जा रहा है, R की तरफ जा रहा है। तो एक ये भी तरीका है जिससे क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो सकता है और हमारा रेडिकल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो सकता है। और भी तरीके हैं जिससे कि हम
रेडिकल का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, चलो और भी तरीकों को हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि और किस किस तरीके से रेडिकल्स जो है वो फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक और तरीका है कि रेडिकल्स भी क्या करते हैं, रेडिकल्स को बना देते हैं। कैसे बना देते हैं भाई, मैंने आपको पहले ही बताया था कि रेडिकल्स जो है ना वो काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो अगर रेडिकल्स काफी ज्यादा रिएक्टिव है तो इसका मतलब ये भी किसी को ढूंढ रहे होंगे रिएक्शन करने के लिए। तो ये क्या करते हैं, अपना बोझ किसी और के कंधे पे रख देते हैं ना। तो कैसे होगा देखो, जैसे मान लो अगर कार्बन फ्री रेडिकल हमारे पास है और हमने इसकी रिएक्शन कराई हाइड्रोजन के हैलाइड से, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो है ना, ये आर डॉट, ये जाएगा भाई इलेक्ट्रॉन देने के लिए, है ना। अब इलेक्ट्रॉन देने के लिए जब जाएगा तो क्या होगा, ये वाली बॉन्ड जो है वो टूटेगी। और कैसे टूटती है ये बॉन्ड, बराबर बराबर टूटेगी। हाइड्रोजन और हेलोजन में अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, ये पीछे वाला केस जो है इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फिर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा ज्यादा प्रेजेंट था। किसके केस में, जब सोडियम मेटल आ रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कार्बन फ्री रेडिकल है, इधर हाइड्रोजन और हेलोजन में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं है, तो ये बॉन्ड टूटी बराबर बराबर। अब देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन का भी रेडिकल बन सकता है, हेलोजन का भी रेडिकल बनेगा। ठीक है, अब कौन सा रेडिकल इस कार्बन फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होगा रिएक्शन करने के लिए, तो ये हम देख सकते हैं कि क्या क्या रिएक्शन की पॉसिबिलिटी हो रही है। देखो, जब अगर मान लो कि ये जो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल है ये इस कार्बन फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन किया तो आपको मिलेगा RH प्लस में हेलोजन पे रेडिकल। दूसरा, अगर R ने कंबाइन किया किसके साथ, हेलोजन के साथ, तो उस वाली सिचुएशन में आपको क्या मिलेगा, उस वाली सिचुएशन में आपको मिलेगा हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। ठीक है, अब आप इस चीज को सोचो कि हाइड्रोजन फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा या फिर हेलोजन फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा। 1 मिनट में दे रहा हूं, आप लोग इस चीज को सोचो कि दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, और अगर होगा तो क्यों होगा। ठीक है, सोच लिया आप लोगों ने। जल्दी जल्दी बताओ भाई, सोचा। ठीक है, सोचा आप लोगों ने। देखो, अगर हम बात करें हाइड्रोजन फ्री रेडिकल की, तो जो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल है ये यहाँ पर इस एटम के ऊपर स्टेबिलिटी काफी कम होती है। स्मॉल साइज है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हेलोजन से कम रख रहा है ना। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये फिर भी बेटर तरीके से होल्ड कर सकता है किसको, इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो हेलोजन फ्री रेडिकल है वो ज्यादा स्टेबल होता है किससे, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल से। इसीलिए हम लोगों का जो मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है वो कौन सा होगा, वो ऊपर वाला होगा। यानी कि जो R है वो किससे कंबाइन करेगा, H से कंबाइन करेगा, और X जो है वो फ्री रेडिकल की फॉर्म में हमारा निकल जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि रीजन मैंने आपको बता दिया कि ये क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। ऐसा नहीं है कि हेलोजन फ्री रेडिकल बहुत ज्यादा स्टेबल है, नहीं, लेकिन कंपैरिजन है कि भाई अगर एक ज्यादा अनस्टेबल है तो हम दूसरा बनाने की कोशिश करेंगे। बनाने की कोशिश क्या करेंगे, खुद ब खुद वही बनेगा। ठीक है, जो हम लोगों का ज्यादा स्टेबल है वो क्या होगा,
प्रोडक्ट यूजुअली क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। ठीक है, इस चीज को अगर आप लोग समझ गए हैं तो फिर और भी हम लोग आगे एग्जांपल लेते हैं और इस चीज को देखते हैं। जैसे कि अगर मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल और लूं, बहुत ध्यान से देखिएगा इस एग्जांपल को, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। ब्रोमीन प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2। इससे आगे और भी अच्छा एग्जांपल आएगा, पर पहले इस चीज को जब आप समझोगे तो वो एग्जांपल ज्यादा अच्छे से आप देख पाओगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर आप ब्रोमीन फ्री रेडिकल लेके आए हो, यहाँ पर देखो जब भी डबल बॉन्ड आती है ना, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा होती है और एक पाई होती है। अब आप लोगों ने ये चीज पढ़ी होगी कि पाई बॉन्ड क्या होती है, वीक होती है ना। पाई बॉन्ड क्या होती है, वीक होती है, किससे, सिग्मा बॉन्ड से। तो अब यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन्स लेने देने की बात आएगी तो कौन इन्वॉल्व होगा, पाई बॉन्ड। ठीक है, तो पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होगी इलेक्ट्रॉन लेने देने में। तो अब देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब यहाँ पर जब बॉन्ड घूमेगी, इधर एक इलेक्ट्रॉन, इधर एक इलेक्ट्रॉन गया, है ना। तो अब इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर जा रहे हैं तो इस वाले केस में तो आप देखोगे अगर, तो दोनों तरफ से बराबर ही है। आप चाहे इस फ्री रेडिकल से ब्रोमीन को जोड़ दो और आप चाहे इस फ्री रेडिकल से ब्रोमीन को जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बिल्कुल सेम केस है। ठीक है, तो मैं आइए हम लोग ये काम कर देते हैं कि CH2 CH2 आप लोगों को दिखाई दे रहा था यहाँ पर भी फ्री रेडिकल, आप लोगों को दिखा रहा था यहाँ पर भी फ्री रेडिकल। आपने क्या किया, यहाँ पे उठा के ब्रोमीन को जोड़ दिया। आप यहाँ पे जोड़ते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर आप लोगों का क्या हुआ, एक फ्री रेडिकल इस तरीके से जनरेट हो गया। ठीक है, तो अब ये जो फ्री रेडिकल आप लोगों का जनरेट हुआ है, ये फ्री रेडिकल चाहे आप इस कार्बन पे ब्रोमीन जोड़ते तो भी सेम आता, आप इस कार्बन पे ब्रोमीन जोड़ते तो भी सेम आता। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी तो आ सकते हैं ना, जहां पर आप जब ब्रोमीन फ्री रेडिकल जोड़ने जाओगे तो आपको एक जैसा केस दिखाई नहीं देगा। जैसे यहाँ पर CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये जो सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है, इस सिचुएशन के अंदर आप ये बोलोगे कि सर ठीक है, बॉन्ड तो हमने तोड़ दी भाई, इधर भी इलेक्ट्रॉन आ गए, इधर भी इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है, हम एग्री करते हैं बात से। लेकिन अब अगर आप देखोगे तो ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन को तो भाई इलेक्ट्रॉन अपना अपने आप को स्टेबल करना था, ब्रोमीन तो जाएगा। अब ब्रोमीन जो है वो दोनों जगह जा सकता है ना। तो ब्रोमीन से हमने पूछा कि तुम कहाँ जाने वाले हो, ब्रोमीन ने बोला सर एक काम करते हैं, दोनों तरफ ही ट्राई कर लेते हैं, है ना, जहां चांस लग जाएगा, जहां मौका लगेगा वहीं अपन चले जाएंगे। मैंने बोला बढ़िया विचार है, ठीक है। तो देखो ब्रोमीन ने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर ट्राई किया, भाई ब्रोमीन आया, उसने बोला कि चलो बॉन्ड बना लेते हैं। इसने भी बोला ठीक है भाई बॉन्ड बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो ये ब्रोमीन का हो गया फर्स्ट अटैक। ठीक है, ब्रोमीन ने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट अटैक किया और यहाँ पर ये बॉन्ड बनी CH3, ये यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पर CH2, ये यहाँ पे फ्री रेडिकल। ठीक है, अब एक केस तो ये हुआ, चलो दूसरी तरफ से भी अटैक करा के देख लेते हैं ब्रोमीन का। ब्रोमीन ने अब यहाँ पे क्या किया, ब्रोमीन ने यहाँ पर दूसरे वाले कार्बन पे जाके अटैक किया। इसने बोला कि आ रहा हूं मैं, देखो ठीक है। तो CH3 इसने बोला ठीक है आ जाओ। अब ये आ गया, इधर कार्बन पे ब्रोमीन आया और अब दूसरी तरफ क्या हो गया, फ्री रेडिकल बन गया। ठीक है, दूसरी तरफ फ्री रेडिकल बन गया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या आपको एक चीज दिखाई दे रही है, आपने एक ऑर्डर स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। क्या ऑर्डर आप लोगों ने पढ़ा था, मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक बार रिवाइज करवाता हूँ ऑर्डर। आप लोगों ने यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी रेडिकल्स के बारे में ऑर्डर पढ़ा था, है ना। तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि प्राइमरी से ज्यादा स्टेबल सेकेंडरी, सेकेंडरी से ज्यादा स्टेबल टर्शियरी, इस तरीके से चल रहा था। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रेडिकल्स की, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको ये देखने को मिलेगा कि ये वाला जो रेडिकल है ये है आपका सेकेंडरी
और ये वाला जो रेडिकल है ये है आपका प्राइमरी। तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि ज्यादा स्टेबल रेडिकल कौन सा होने वाला है, सेकेंडरी रेडिकल। तो मोर स्टेबल है यानी कि ये जो रिएक्शन है वो क्या होगी, ज्यादा फेवरेबल होगी, यानी कि जो मैक्सिमम प्रोडक्ट बनने वाला है वो कौन सा बनेगा, वो हम लोगों का बनेगा ये वाला। हालांकि इस चीज को भी समझना कि देखो, भले ही अगर इन दोनों में कंपैरिजन करें फर्स्ट पाथ और सेकंड पाथ में, तो हम लोग ये मान सकते हैं कि सेकंड वाला जो है वो ज्यादा स्टेबल है। आई एग्री, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप बात करोगे सेकंड, क्या सेकंड ज्यादा स्टेबल एक्चुअली में है, तो देखो अगर आप इसमें बात करोगे कि भाई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो रेडिकल जो है ना, रेडिकल मैंने आपको पहले ही बताया कि उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। तो रेडिकल अगर बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है तो इसका मतलब इस रिएक्शन के अंदर क्या होगी, इस रिएक्शन के अंदर पॉसिबिलिटी होगी, किस चीज की पॉसिबिलिटी होगी भाई, रिवर्सिबिलिटी। यानी कि ये रिएक्शन क्या कर सकती है, रिएक्शन रिवर्स जा सकती है। ठीक है, ये रिएक्शन क्या हो सकती है, रिवर्स जा सकती है। और अगर आप लोगों ने ली चैटलियर्स प्रिंसिपल पढ़ा है, तो अगर नहीं पढ़ा तो कोई इशू नहीं है, वो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल आप क्या करोगे, इक्विलिब्रियम जब चैप्टर पढ़ोगे ना तो आप लोगों को पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, मैं भी डिस्कस करूंगा, मैं भी इक्विलिब्रियम चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तब ली चैटलियर्स प्रिंसिपल की बात करूंगा। तो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल बेसिकली क्या कहता है, वो ये कहता है कि भाई अगर आप रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन क्या होगी, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा, है ना। तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन ज्यादा लेनी पड़ेगी तो ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई देखो आपको पहले ही दिखाई दे रहा है कि इस रिएक्शन के अंदर क्या है, रिवर्सिबिलिटी है। ये रिएक्शन क्या चली जाती है, रिवर्स चली जाती है। ये एक पॉसिबिलिटी इस रिएक्शन के अंदर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखो रिवर्स जाती है रिएक्शन, एक और पॉसिबिलिटी इस रिएक्शन के अंदर यहाँ पर हो सकती है, और ये आप लोग पहले भी देखते आए हो। अभी तो हम लोगों ने पाई बॉन्ड तोड़ी, ठीक है, लेकिन पाई बॉन्ड तोड़ने पे हमने देखा कि बहुत ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट कोई खास मुझे मिला नहीं। पर अगर मैं यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड को तोड़ता तो क्या अब स्टेबिलिटी ज्यादा आ रही है, देखो जरा, ये जो ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन अगर यहाँ पर इसके साथ रिएक्ट करने जाता, इस सिग्मा बॉन्ड के साथ, यानी कि ये बॉन्ड इधर घूमती और ये बॉन्ड इधर घूमती, यहाँ पर हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बनता और ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल इस ब्रोमीन के साथ कंबाइन कर लेता, तो आपको यहाँ पर क्या मिलता, ये आपको फ्री रेडिकल मिलता CH2, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। अब अगर आप देखोगे तो आपको मैंने स्टेबिलिटी ऑर्डर में ऑलरेडी बताया हुआ है कि देखो ये वाला फ्री रेडिकल देखो ज्यादा स्टेबल है किससे, सेकेंडरी से। ठीक है, तो इसका मतलब सेकेंडरी से अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो एक प्रोडक्ट हमारा ये भी बन सकता है। ठीक है, इस प्रोडक्ट के चांसेस ज्यादा होंगे, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड प्रोडक्ट है हमारा। तो अब कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट कम बनेगा, है ना, ये एक पॉइंट आता है। तो देखो ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल, यहाँ पर जो रिएक्शन होगी अगर इसमें कंसेंट्रेशन लो भी है यानी कम कंसेंट्रेशन भी है, तो भी ये प्रोडक्ट आपको बनता हुआ इजीली दिख जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी आप लोगों की ज्यादा आ रही है। लेकिन ये प्रोडक्ट आपको ज्यादा, यानी ये वाला जो प्रोडक्ट हम लोगों ने बनाया है, ये प्रोडक्ट आपको ज्यादा कब देखने को मिलेगा, ये प्रोडक्ट आपको ज्यादा तब देखने को मिलेगा जब आपके पास इस वाली सिचुएशन के अंदर इसकी कंसेंट्रेशन हाई हो जाए। अगर रेडिकल की कंसेंट्रेशन हाई है तो भाई रिएक्शन जल्दी जल्दी आगे प्रोसीड करेगी, ये आगे इसकी हाई अगर कंसेंट्रेशन होगी तो रिएक्शन क्या होगी, जल्दी जल्दी होगी, किस तरफ, इस तरफ भी रिएक्शन जाएगी। क्यों, क्योंकि ली चैटलियर प्रिंसिपल हम लोगों को क्या बताता है, जब रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन बढ़ती है तो रिएक्शन किस तरफ जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन जो है कब ज्यादा होगी, जब हमारे पास कंसेंट्रेशन जो है इसकी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो हाई कंसेंट्रेशन पे हम लोग ये वाली रिएक्शन फेवर करेंगे और ये वाली रिएक्शन जो हमारी क्या होगी, लो कंसेंट्रेशन पर भी हो जाएगी। बट इसके लिए क्या चाहिए होगी, हाई कंसेंट्रेशन रिक्वायर्ड। तो आज हम लोग इस क्लास को
यहीं पे खत्म करते हैं ना। बहुत अच्छे से आप लोग इस टॉपिक को रिवाइज करिएगा, रेडिकल्स को, ठीक है। एक शॉर्ट नोट्स टाइप बना लीजिएगा ना, वैसे शॉर्ट में ही है सारी चीजें, तो आप लोग इसको रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे रिएक्शंस बाय फ्री रेडिकल की, ठीक है। अच्छे से आप अगर चीजों को रिवाइज करोगे, क्वेश्चंस करोगे ना, तो आप लोगों को बहुत इजी लगने वाला है। ये वही तरीका है जिस तरीके से आप लोगों को ना कोटा में पढ़ाई जाती है केमिस्ट्री। तो अगर आप इसको फॉलो करोगे ना, तो आप लोगों को एकदम सीक्वेंस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखोगे। मैं आपको और भी चैप्टर्स कराऊंगा, IUPAC, GOC, सारे चैप्टर्स में आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, तो आप लोग जो रेडिकल्स से मैं आज क्लास ले रहा हूँ, आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो। नहीं तो जब मैं IUPAC, GOC ये सब चीजें भी कराऊंगा, आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है। जो फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं अभी, उन्हें और ज्यादा क्लैरिटी आएगी जब मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा। IUPAC, GOC, आइसोमेरिज्म सब कुछ डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों को ये क्लासेस पसंद आ रही हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर कर दीजिए, ताकि आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया कंटेंट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता रहे, ठीक है। चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। टाटा, बाय बाय।